अस्सलाम वालेकुम। आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से आप अब तक पर खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। आज तकरीबन पूरा एक साल आज हो जाएगा जब मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत को भारत ने ख़त्म किए हुए एक साल हो जाएगा। 7 लाख अफवाज जो हुर्रियत का जज्बा, जो हुर्रियत है कश्मीरियों का, उसको कुचलने की कोशिश में एक साल से लगी हुई है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी। 365 दिन गुजर चुके हैं इस तवील तरीन लॉकडाउन और कर्फ्यू को, और जुल्म सितम जारी है। इस गासिबाना कब्जे को एक साल बीत गया है, जो पिछले 5 अगस्त को शुरू हुए थे, इसको एक साल बीत गया है। इस पूरी तहरीक आज़ादी को आज के दिन हम कवर करेंगे। इस पूरी ट्रांसमिशन में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मुख्तलिफ जो पूरा एक साल रहा, इसमें भारतीय जो फेशिस्ट रजीम है उसकी तरफ से क्या क्या इकदाम ऐसे उठाए गए जिससे कश्मीरियों का जो हुर्रियत का जज्बा है उसको कुचलने की भरपूर कोशिश की गई। एक रिपोर्ट आपके सामने पहले रखते हैं, जिस रिपोर्ट को मुरतब किया भारत के ही जूरिस्ट ने, एकेडमिक्स ने, उसके साथ साथ वहाँ के फॉर्मर डिप्लोमेट्स ने। जिस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने, जो उनका ह्यूमन राइट्स फोरम है उसकी रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया कि तकरीबन 6600 के करीब कश्मीरियों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया पिछले, यानी जो एक साल गुजरा 4 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2020 के दौरान। इनमें से तकरीबन 440 अफराद के ऊपर जो उनकी पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, जो कि उन्होंने पुलिस स्टेट बना दिया मकबूजा कश्मीर को अपनी काबिज अफवाज के मातहत, उनके तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुए। और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि सिर्फ अगस्त और सितंबर 2019 के महीने में तकरीबन इस रिपोर्ट के मुताबिक 144 बच्चों को भी कैद किया गया, कस्टडी में लिया गया। इन बच्चों की अगर उम्रों को आपको बताएं तो इसमें जो सब में कम उम्र का बच्चा था उसकी उम्र 9 साल थी। तो 9 साल के बच्चे को इस पर जो है उसको भी कब्जे में लिया गया, और अगस्त और सितंबर में सिर्फ 144 बच्चे जो है वो गिरफ्तार किए गए। भारतीय अफवाज ने कई सैकड़ों नौजवानों को शहीद किया इस दौरान, और इससे भारत की जो कोशिश थी वो तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन कश्मीर के अंदर जो बिल्कुल खालिस अंदरूनी बगावत है वो उठ चुकी है, जिसको पूरी दुनिया एक ह्यूमन राइट्स की नज़र से भी देख रही है। और यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट ये बन चुका है। पाकिस्तान की कोशिशें इस सिलसिले में क्या रहीं, पाकिस्तान के पास सिफारती लिहाज से कितने नादिर मौके आए, ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अब पाकिस्तान के पास क्या कार्ड्स हैं, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर क्या कार्ड्स हैं, क्या कुछ लोग समझते हैं कि पाकिस्तान मिलिटरी फ्रंट के ऊपर भी कुछ कर सकता है, ये भी आज इस ट्रांसमिशन में डिस्कस करेंगे। आज की ट्रांसमिशन में हमारे साथ अली नासिर साहब हमारे को होस्ट होंगे, रुपया पैसा के। हमारे साथ इस वक्त अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरी इत्तलात हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद होंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी से, और महर तारा साहिबा हमारे साथ होंगी, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, अब तक की आप तक जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है उसकी होस्ट हैं। ये सब होंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद हवाले से आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ अली नासिर साहब हैं, हमारे को होस्ट हैं, स्टूडियोज़ में साथ मौजूद हैं। महर तारा हमें ज्वाइन करी है लाहौर स्टूडियो से। महर सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, प्रोग्राम आप तक की अब तक पर हमें ज्वाइन करी है लाहौर में। अहमद जवाद साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम को खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अहमद जवाद साहब, बहुत से सवालात उठ रहे हैं इकदाम के ऊपर। सिफारती लिहाज से जो मौके थे सिफारती दबाव पैदा करने के भारत पर, वो तो अपनी जगह, जो नक्शे का मामला है इस पर पहले थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है, उसी से शुरुआत करते हैं। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप क्या होगा, ये पॉलिटिकल मैप है, 2 नक्शे होंगे, एक नक्शा होगा, आज़ाद कश्मीर का स्टेटस क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आप अगर इसकी वजाहत कर सकें। अहमद जवाद साहब। जी सेफान, थोड़ा सा मैं आपकी इजाज़त से सम अप कर देता हूँ जी। 5 अगस्त का जब ये वाक़या हुआ और उसके बाद पाकिस्तान में डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर और हुकूमत ने जो भी इक़दाम किए, और जिसके बाद आज हम जो है एक नए दौर में दाखिल हुए हैं, जब अपने नक्शे में भी हमने तब्दीली लेके आए हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ कि 5 अगस्त को जब इंडिया ने एनेक्सेशन जो है कश्मीर की, तो उसके फ़ौरन बाद हमारी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तकरीबन दुनिया के हर फ़ॉरेन मिनिस्टर, बड़े कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ रब्ता किया विद इन अ वीक टाइम, और उनके सामने अपना मौक़िफ़ रखा और अपना नैरेटिव और अपनी लॉबिंग के हवाले से एफ़र्ट्स शुरू कर दी। उसके बाद जो बड़ी अचीवमेंट है मैं समझता हूँ वो ये हैं कि पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से पहली दफ़ा दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स के ऊपर आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, आप कह सकते हैं कि पिछली 3-4 दहाइयों के बाद कश्मीर का इशू जो है वो दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पे बड़े संजीदा अंदाज में पेश किया गया, उसको डिबेट किया गया। इसमें यूनाइटेड नेशन में
इमरान खान की एज ए प्राइम मिनिस्टर स्पीच भी है, इसमें यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की जो रेजोल्यूशन है वो भी मौजूद हैं। फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन की इसके हवाले से रेजोल्यूशंस आई। फिर हमने OIC में भी इसके हवाले से रेजोल्यूशंस को देखा। फिर हमने ये देखा कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने जो है वो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। इसमें टर्की के तैयब अर्दोगान भी हैं, इसमें मलेशिया के महातीर मोहम्मद भी हैं, इसमें अमेरिका के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट और अब जो प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट हैं, जो हाइडेन जो हैं, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का जो है कश्मीर के हक़ में और इंडिया और पाकिस्तान की जो चपकलिश है उसके हवाले से जो है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहते हुए, कश्मीर के मौक़िफ़ को सराहते हुए उन्होंने बयान दिया। इसके बाद हमने एंजेला मर्कल, जर्मनी की जो चांसलर हैं, उनसे भी कश्मीर के हवाले से एक मुस्बत हमने राय सुनी। इस तरह पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी लीडरशिप्स की तरफ से पाकिस्तान के और कश्मीर के हक़ में बयान आता है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि पिछले 2-3 दहाइयों में हमें ऐसा नज़र नहीं आता था कि इंटरनेशनल लीडरशिप जो है वो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहे या ये तो समझ आपने कर दिया। फिर एक और चीज़ जो हमने नक्शे वाली बात पर भी हम आगे बढ़ते हुए ताकि इसको क्लैरिटी के साथ हम डिफाइन कर दें। अहमद जवाद साहब जी, मैं सिर्फ एक लास्ट वन चीज़ कि एक और जो चीज़, बड़ी चीज़ जो हमने चेंज देखी वो थी इंटरनेशनल मीडिया ने कश्मीर को पहली दफ़ा एक्नॉलेज किया और उसको स्पेस दी। उसमें हमें न्यूयॉर्क टाइम और BBC और दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में हमने देखा कि कश्मीर के हवाले से वो चीज़ आई। अब आपके उस सवाल की तरफ नक्शे के हवाले से देखें सैफान, जो इंडिया ने एनेक्सेशन की हरकत की उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इस दफ़ा जो हमने अपने नक्शे में मकबूजा कश्मीर को भी और आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी हमने कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से के तौर पे दिखाया है और एक पॉलिटिकल मैप के तौर पे पेश किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कदम जो है इंडिया के कदम से ज़्यादा लीगलाइज भी है और यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन से ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पे भी नहीं जाता। उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडिया ने अपने आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 370 के ज़रिए अमेंडमेंट करके कश्मीर को एनेक्स किया। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक लाइमलाइट में लेके आए हैं और आपने किया है जो है उसको एक अमली कदम के आज के दिन के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा मेहर आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि आज का जो दिन है वो तो अहमियत है, लेकिन भारत आज क्या मैसेज आपको लगता है दिया जा रहा है? क्योंकि वहां पर अयोध्या में जो एक उन्होंने राम टेम्पल के हवाले से नरेंद्र मोदी जो है इस वक्त तकरीब कर रहे हैं, उसकी बाकायदा इनॉग्रेशन हो रही है, आज ही का दिन चुना है। भारत किस तरफ बढ़ रहा है मेहर आपकी नजर में? जो एक सेकुलरिस्ट इंडिया, एक डेमोक्रेटिक इंडिया, जो फाउंडेशन थी इंडिया की, आज वो आपको कहां नजर आती है मेहर? 5 अगस्त 2019 को ये इन्होंने आर्टिकल 370 वाला किया, एनेक्सेशन की अनाउंसमेंट की। उनके कश्मीर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कश्मीरियों को भी नहीं था पता कि कश्मीर में क्या होने वाला है। कश्मीर के वो लीडर्स जो प्रो इंडियन लीडर्स हैं, जो इनकी डिफरेंट गवर्नमेंट्स में शामिल रहे हैं, उनको भी नहीं था पता कि कश्मीर के बारे में दिल्ली में क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं। ये सारी की सारी सारे जो एक्शंस हैं, इनका बैकग्राउंड ये है कि सेफ्रनाइजेशन ऑफ इंडिया ये बहुत अरसे से करना चाहते थे सारी गवर्नमेंट्स, किसी जो राइट विंग गवर्नमेंट्स आई, जो बीजेपी की या उनके किसी और नाम के साथ भी जो गवर्नमेंट्स थी, जो ये लीडर्स हैं, इनके अगर आप बैकग्राउंड में चले जाएं, 1970s में चले जाएं, ये बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में प्रीडोमिनेंटली एक हिंदू, क्या वर्ड यूज़ करना, हिंदू डोमिनियन होनी चाहिए, जो कि है। 80% से ज़्यादा लोग वहाँ पे इंडियंस हैं और हिंदूस हैं, इनको कोई पैरानोया नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपेरेंटली है, जिसका बैकग्राउंड आई गेस वो जो 1000 साल का वो जो उस इन्वेजन्स थी और उसके बाद मुस्लिम रूल था इंडिया में, उसके बैकग्राउंड रखते हुए देव ऑलवेज बीन वेरी अनहैप्पी ये सारी बात से कि यहाँ पे किसी और रिलीजन का कोई नाम की तरह उसकी कोई सिग्निफिकेंस ना हो किसी रिलीजन की। इट्स बिकम वेरी ऑब्वियस।
इस डेट को चूज़ करना, ऐसी मस्जिद जब एक ऐसी चीज़ बनाने के लिए, टेंपल बनाने के लिए, उसकी फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए, जिसने इंडिया को बहुत ज़्यादा पहले ही ना जब वो हुआ था उस वक्त नुकसान पहुंचाया था। इस तरह के फिशेस बने थे जो कि आज के दिन तक ठीक नहीं हुए, जिनको तकलीफ़ पहुंची थी मुसलमानों को, सिर्फ इंडिया के मुसलमानों को नहीं, पाकिस्तान के मुसलमानों को, हर जगह पे मुसलमानों को तकलीफ़ हुई थी क्योंकि उनकी एक बहुत पुरानी मस्जिद को ख़त्म कर दिया गया था। बट चलें, वो भी हो गया, लेकिन द थिंग इज़ कि इस दिन को चूज़ करना, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, ये उसको वो इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे, आई मीन जस्ट इमेजिन कि उन्होंने 5 अगस्त, जबकि ऑलरेडी तीसरे लॉकडाउन में है कश्मीर, पहले 1947 का, उसके बाद 2019 5 अगस्त का, और उसके बाद कोरोना वायरस का लॉकडाउन, और उसके बाद उन्होंने उसको दोबारा से 2 दिन उस कर्फ्यू अनाउंस कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, क्लैम्प डाउन कर दिया इंटरनेट का सारा कुछ, और उसमें साथ उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम इस तारीख को वो चीज़ करेंगे जिसने मुसलमानों को पिछली कम से कम 30 साल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई। हम दिन का इंतखाब बहुत उस टेंपल का रखेंगे। दिन का इंतखाब भी सिग्नलिंग करता है। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, हमारी ट्रांसमिशन जारी है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से भी और अली नासिर साहब भी हैं, अहमद जवाद साहब, मेहतार साहब, इस ब्रेक के ट्रांसमिशन को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। जारी है कर्फ्यू, लॉकडाउन मुसलसल जारी है, 1 साल हो चुका है, गिरफ्तारियां, शहादतें, ये सब भी जारी हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, आपकी तरफ आते हुए अभी अहमद जवाद साहब ने बहुत से अहम मामलात या कोशिशें गिनवाई हुकूमत की तरफ से जो की गई सिफारती लिहाज से मसले कश्मीर को उजागर करने के लिए। आप सराहते हैं इन कोशिशों को या आपके नज़दीक इसमें कुछ कमी रह गई है और बहुत से मौके ऐसे थे जो हम जिसका मुमकिन हुसूल अगर हम करते तो बहुत अच्छे नताइज आते, वो हम नहीं कर सके? हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, देखें जो कोशिशें की हैं अच्छी बात है, लेकिन जो मौके हैं, देखें ये जो कह रहे हैं ना कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये कश्मीर का मसला हाईलाइट हुआ, ये हमारी वजह से नहीं हुआ। ये तो मोदी ने वो काम किया जो 70-72 साल की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया था, और उसने जो है वो कश्मीर की जो हैसियत थी उसको अपने साथ उसने उसको नत्थी कर लिया और 370 और 35A वाला मसला छेड़ा, इसकी वजह से हाईलाइट हुआ। उससे पहले यानी 1 साल हो गया ना लॉकडाउन को और इस काम को, उससे पहले हमारी हुकूमत की क्या तैयारी थी? जब मोदी की इलेक्शन कैंपेन चल रही थी और वो जब वो खुल्लम खुल्ला कह रहा था कि मैं कश्मीर को जो है वो इंडिया का हिस्सा बना दूंगा, उस वक्त हम क्या कर रहे थे? उस वक्त तो खान साहब कह रहे थे कि हमारी तमन्ना है कि मोदी हुकूमत के अंदर आ जाए दोबारा। देखिए ना, बातों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये जितने अच्छे काम करेंगे हम इनके साथ हैं। पिछले साल भी इन्होंने जितने भी इवेंट किए थे हमने इनका साथ दिया था, लेकिन इस तरह से बातों को, अगर ये 5 अगस्त का इवेंट नहीं होता, 1 साल हो गया मुकम्मल, तो फिर ये नक्शे वाली कहानी भी नहीं होती है। तो सिर्फ आप फेस सेविंग के लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में पहले भी होता था। हमने भी जिन किताबों के अंदर माशरती इल्म और मुताला पाकिस्तान पढ़ा है उसमें वही नक्शा था जो अब आपने किया है। वो तो मुशर्रफ ने दरमियान में जो है वो उसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पर रखा था और उसने उस वक्त जो है बाढ़ लगाने को भी सपोर्ट किया था और इस तरह के काम किए थे। अदरवाइज तो ये कंसेंसस पूरे मुल्क के अंदर मौजूद था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बैनुल अक़वामी तौर पर जो इनकी कश्मीर कमेटी है, ये पूरी अपनी इलेक्शन कैंपेन में और इतने सालों से कह रहे थे कि कश्मीर कमेटी इनफेक्टिव है। अब 2 साल से इनका अपना कश्मीर कमेटी के बारे में क्या ख्याल है? 2 बंदे इन्होंने बदले हैं और उनकी जो कॉम्पिटेंस है वो सब जानते हैं। आप ये बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पे कितने वफूद आपने रवाना किए? माजी में सब काम होते रहे कि तमाम पार्टियों के वफूद मुश्तरका तौर पे जाते रहे। आप एक्सटर्नली तो छोड़ें, आपने इंटरनली आज तक की तारीख में कोई एक ऐसी मुशावरत नहीं की है जिसमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया हो। आपके सारे इख्तिलाफ हमारे मुल्क में हो सकते हैं पार्टियों से, सब कुछ आप जो है वो इख्तिलाफ करें, हम भी तो इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन जब मसला कौमी सलामती का आता है, कश्मीर जो हमारी शहरक है, कायद आज़म ने इसको शहरक कहा था, ये हमारी लाइफ लाइन है, जब कश्मीर की बात आती है तो उस पर तो आपको सारी चीज़ों को एक तरफ देना चाहिए। जब आप अपनी पार्टी को पॉपुलर करने के लिए तमाम पार्टियों के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी नई पार्टी बना लेते हैं, तो आप क्या कश्मीर के ऊपर सारी जमातों में से लोगों को लेकर एक पेज पे नहीं ला सकते? तो जब आप ये काम इंटरनली आज तक की तारीख में, कल भी आपने अपनी काबीना का इजलास करके इधर उधर करके कौमी मुशावरत का नाम दे दिया। आपको संजीदा एफर्ट करनी होगी, आपके कौम के सतह के ऊपर आपको इंटरनल सॉलिडेरिटी का एक मुजाहरा करना होगा, फिर उसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर डिप्लोमेटिक तरीके से आप अपनी सोशल मीडिया के ऊपर जितने पैसे खर्च करते हैं पार्टी के लिए, उतने पैसे भी आप कश्मीर की डिप्लोमेसी में इस्तेमाल नहीं करते। आप जो है वो नई वफूद भेज रहे हैं, आप उसको संजीदा नहीं ले रहे। अभी 5 अगस्त खत्म हुआ, मैं कल 6 अगस्त से पूछता हूं आपसे कि आप देख लीजिएगा इनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी।
और कश्मीर इस प्रायोरिटी में कहां चला जाएगा। और फिर कोई 5 फरवरी का इवेंट आएगा, फिर जागेंगे, कोई एक सिंबॉलिक काम कर देंगे और सोचेंगे हमने काम मुकम्मल कर सारी लिया। बातें कह रहे हैं वो सिफारती लिहाज से नहीं, सिफारती सतह पर एक तो चले कहते हैं ना कि जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि मिलिटरीली कुछ करना चाहिए या हमें आगे बढ़ के ऑन द फ्रंट आके कुछ करना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो तो बात की बात है, सिफारती सतह पर भी आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो कामयाब नहीं हुई है इस मसले को मैं हैंडल कह करने रहा में? हूं कि देखें, तकरीर आपने की थी, हमने आपको सपोर्ट किया था, लेकिन तकरीर के बाद भी तो कुछ करना होता है ना। दूसरी बात यह है कि सारे काम साथ साथ चलाने, डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर भी इंटरनल हार्मोनी भी पैदा करनी है और आपको एग्रेशन भी करना है। तारीख का भी ये सबक है, लिख लें मेरी बात आप, कि आधा कश्मीर भी हमने लड़के आजाद किया था और बकिया कश्मीर भी आपको लड़े बगैर नहीं मिलेगा। जब तक आप आगे नहीं जाएंगे पूरी दुनिया आपके साथ नहीं आके खड़ी होगी, बात नहीं करेगी। ट्रंप की सालिसी के बड़ा चर्चे थे जब ये वापस आए थे इमरान खान, तो इन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप दोबारा जीत के आ गया हूं, इतना शानदार मैंने दौरा किया है। कहां है वो सालिसी, कहां है वो ट्रंप? जाकर ह्यूस्टन में मोदी के साथ मिलकर उसने तकरीर की, जाकर जो है वो उसने इंडिया के अंदर तमाम चीजें अपनी इंडिया के लिए निशावर कर दी। तो हम तो वहां पर भी हार गए, जबकि इस वक्त हमारी पोजीशन ये थी कि अफगानिस्तान के मसले पर हम उसकी मजबूरी थे, हम उसकी मजबूरी होने के बावजूद वो फायदा नहीं उठा सके कि जो उठाना चाहिए था। सही। तो भाई ये भी तो हक़ाइक़ है ना, इसको भी तो सामने अली नासिर साहब, एग्रेशन के बगैर कोई मसला साहब नहीं। आपसे पूछूंगा कि आपके नजदीक हमने मौके गवा दिए बहुत से? मेरे नजदीक सैफान साहब, अच्छा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कि इस वक्त ब्रेक के बाद हम दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ आइए।